मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल पर आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण अहम विषय जो श्रम विधि और लेबर लॉ से संबंधित है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑन लेबर लेजिस्लेशन के बारे में बताने जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले ये श्रमिक विधियां क्या है, क्यों इनको बनाया गया। संविधान में प्रावधान है कि सोशल जस्टिस, सोशल इक्विटी के लिए क्यों लेबर लॉज में चेंजेस लाए गए, अमेंडमेंट हुए, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के प्रोविजन रखे गए हैं। और रिवॉल्यूशन इसका 19वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी तक चला है। वर्कर्स को क्यों इतना इंपॉर्टेंस दिया गया, क्योंकि वे वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं। एक रूलिंग भी है कि वीकर सेक्शंस को इसका लाभ जो भी है वो मिलना चाहिए। गुड रिलेशन रहे वर्कर्स और एम्प्लॉयर के और हेल्दी रिलेशन होने के कारण ही इंडस्ट्री या कोई भी एस्टेब्लिशमेंट अच्छे से रन करे, कंपनी रन करे। ये इसका वेरी पर्पज ऑफ द एक्ट लेबर लॉज का है। सेफ्टी एज ए एम्प्लॉयर की भी सेफ्टी रहे, वर्किंग कंडीशन वर्कर्स की अच्छी रहे, वर्कर्स को समय पर वेतन मिले, समय पर उनका विकास हो, उनका परिवार अच्छे से जीविका चला सके। इन सब उद्देश्यों के लिए लेबर लॉ का बन जाना आवश्यक था। इसकी हिस्ट्री ये रही कि शुरू में स्टीम वगैरह से, नाव से जो भी प्रोडक्ट बनते थे इधर उधर विदेशों तक भेजे जाते थे, और धीरे धीरे राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज के लिए श्रम कानून बनाए गए। बहुत सारे श्रम कानून बने, समय पर वेतन मिले, पेमेंट ऑफ वेजेस, न्यूनतम वेतन मिले सरकार द्वारा, कंपनसेशन मिले अगर कोई चोट दुर्घटना हो जाती है, ईएसआई काटा जाए, ईपीएफ काटा जाए, इसके अलावा मैटरनिटी बेनिफिट मिले, ओवर टाइम के घंटे ना हो। ये सारी चीजें सोशल इक्विटी के तहत सोशल जस्टिस और सोशल सिक्योरिटी उनकी बनी रहे, इस आधार पर बहुत सारे कानून श्रम विधि के बनाए गए। और इस न्यायालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य श्रम न्यायालय, औद्योगिक न्यायालय का, ये भी मैं आपको बता दूं, गरीबों के प्रति इन सारे लेबर लॉज में वीकर सेक्शन को लाभ जाए, इसी उद्देश्य से गरीब श्रमिकों को तत्काल त्वरित न्याय मिले, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं रहते कि वो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक हर मामले में जा सके। तो राइट्स और ड्यूटीज ऑफ द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, और इसमें जो सोशल वेलफेयर है वो मेन है, सोशल जस्टिस है, जनरल वेलफेयर हो, और उनकी जो लिविंग कंडीशन है वो सुधरे, क्योंकि वर्कर रोज कुआ खोदकर पानी पीने वाले लोग होते हैं। और इसमें सोशल इक्विटी को लाया गया, चेंजेस लाए गए सोशल जस्टिस में। सोशल सिक्योरिटी के बाद मिटिगेट द हार्डशिप टू प्रोटेक्ट द एम्प्लॉय, ईएसआई और पीएफ। और इसके जैसे मैंने अभी कुछ लॉ आपको बताया, इसमें इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट भी है, जिसे औद्योगिक संबंध अधिनियम कहा जाता है। यह अधिनियम बॉम्बे इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 1960, उसके बाद गुजरात में इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट आया 1960, उसके बाद मध्य प्रदेश राज्य में आया 1960 का, और उसके बाद छत्तीसगढ़। 4 जगह ये 4 स्टेट में इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट बॉम्बे, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एप्लीकेबल है। ये आपको जानना चाहिए। ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशनशिप को बनाता है। इसके अलावा औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 का काफी पुराना है। तो ये हार्डशिप टू प्रोटेक्ट दी एम्प्लॉय के लिए ये सब अधिनियम है। दूसरे लेबर लॉज जैसे मैंने अभी आपको बताया, ट्रेड यूनियन एक्ट है, यूनियन कलेक्टिव बार्गेनिंग के अंतर्गत मैनेजमेंट से बातचीत करती है, सभी श्रमिकों के हितों में क्या उन्हें मिलना चाहिए, वेजेस समय पर मिले, डिमांड रखती है, बोनस साल का देना चाहिए एम्प्लॉयर को, 8.33 मिनिमम है, ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन कटना चाहिए, ईएसआई लेना चाहिए जहां 10 से ऊपर वर्कर्स हैं। ये सारी चीजें फैक्ट्रीज एक्ट वगैरह में घंटों का प्रावधान है, और 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जाए, अगर लिया जाता है तो उनको ओवर टाइम मिले। तो ये कंडीशन ऑफ सर्विस गवर्न करने के लिए सारे स्टैंडिंग ऑर्डर्स रखे गए, वीकली हॉलीडेज रखे जाएं, और उसमें माइंस एक्ट भी है, डॉक सेफ्टी, वर्कर सेफ्टी अधिनियम है, इक्वल रिम्यूनरेशन है, महिलाओं और पुरुषों को समान वेतन मिले, समान कार्य उनसे लिया जाए। तो इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, कॉन्स्टिट्यूशन भारत का सुप्रीम है, बहुत बड़ा दस्तावेज है, और इसी से सारी व्यवस्थाएं गवर्न होती हैं। तो श्रमिकों के लिए भी मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट बनाए गए, नीति निर्देशक सिद्धांत बनाए गए, सोशल जस्टिस रखा गया, सोशल इक्विटी रखा गया, उनका शोषण न हो, अनफेयर लेबर प्रैक्टिस न अपनाई जाए, दुर्भावना उनके प्रति एम्प्लॉयर न रखे। तो आर्टिकल 14, 16, 19, 1C, आर्टिकल 21, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24, आर्टिकल 39A, आर्टिकल 39D, आर्टिकल 41, आर्टिकल 42, 43, 46, 47, बहुत सारे प्रावधान भारत के संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रखे गए और लॉज बनाए गए। कोई भी ऐसा प्रावधान अगर
भारत की संविधान की आत्मा के विपरीत होता है तो उसको कोर्ट को ये पावर दिया गया वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल या वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट तक जाने का रास्ता खोला गया। आर्टिकल 226 में सारे राज्यों के उच्च न्यायालय को ये पावर दी गई कि वो रिट्स के माध्यम से, लेकिन जनरली श्रमिक वर्ग ना तो वो हाईकोर्ट तक जा पाता है क्योंकि उसके पास इतना पैसा ही नहीं होता और ना वो सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपना पाता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव जो पावर है वो स्टेट और सेंट्रल को दी गई है। इसमें स्टेट और सेंट्रल की लिस्ट भी है, कॉन्करेंट लिस्ट भी है। स्टेट के विषय पर बनाती है, कॉन्करेंट लिस्ट में सेंटर और स्टेट लॉज बनाती है। बहुत सारे अधिनियम सेंटर द्वारा बनाए गए हैं। लेजिस्लेचर अपना काम करती है, विधायिका एग्जीक्यूटिव उसका इम्प्लीमेंटेशन कराती है और जुडिशरी का काम इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट है। तो आर्टिकल 141 ये कहता है द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत के न्यायालय अर्थात सर्वोच्च न्यायालय जो दिल्ली में स्थित है उनके द्वारा दिए गए जो भी न्यायिक निर्णय हैं हर बिंदु पर अलग अलग लार्जर बेंचेस के द्वारा आते रहते हैं। और बहुत सारे ऐसे निर्णय हैं जैसे बेंगलोर वाटर सप्लाई इंडस्ट्री के बारे में, केशवन भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का 1973 का 13 जजेस का था। ये 7:6 के रेशियो में था जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं किया जा सकता। तो इस तरह के लैंडमार्क बहुत सारे डिसीजन पब्लिक इंटरेस्ट में, लेबर के वेलफेयर में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर दिए हैं जिन्हें आप जानते भी हैं और जानना चाहिए। तो इस तरह मैंने आपको इस वीडियो में ये बताने का अभी तक प्रयास किया। एक चीज और आपको बता दूं, द फाइट बिटवीन टू थॉरोली अनइक्वल्स। एक तरफ लेबर श्रमिक पक्ष रहता है जो अत्यंत कमजोर रहता है, हैंड टू माउथ होता है, रोजाना अपना काम करता है, रोजाना पैसे कमाता है, परिवार की जीविका चलाता है। और दूसरी ओर एक सशक्त एम्प्लॉयर होता है, एम्प्लॉयर के अधीन उसे काम करना होता है, उसके साथ अनफेयर लेबर प्रैक्टिस ना हो, दुर्भाव ना हो। इस दृष्टिकोण से सारे लेबर लॉज बनाए गए हैं। अभी हाल ही में माननीय मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 4 लॉज 2019 का कोड ऑन वेजेस, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सेफ्टी वगैरह के अधिनियम लाए गए हैं, लेकिन ये अभी तक 19 और 20 के अधिनियम पूरी तरह प्रभावशील नहीं हुए हैं। इनमें करीब 29 एक्ट को 4 अधिनियमों में या 40 पुराने जो लेबर लॉज थे उनको 4 कोर्ट्स में लाने का प्रयास किया गया है। बहुत सारी व्यवस्थाएं बदली हैं, लेकिन अभी तक ये वर्तमान में सारे जो मैंने अधिनियमों के आपको नाम लिए, लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल रिलेशन, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट, वेज पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट, मिनिमम वेजेज एक्ट, इसके अलावा ईपीएफ, ईएसआई, बीड़ी सिगार, फैक्ट्रीज एक्ट, कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट, हेल्दी वर्किंग कंडीशन जिसमें स्टैंडर्ड, स्टैंडिंग ऑर्डर, वीकली हॉलीडेज के बारे में, माइंस एक्ट, डॉक एक्ट, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, मैटरनिटी एक्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट, ये सब लागू हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के तहत मैंने इस वीडियो में बताने का प्रयास किया। जो भी न्यायाधीश हैं, वकील लोग हैं, लॉ फ्रेटर्निटी से जुड़े लोग हैं, समाज के लोग हैं, वीकर सेक्शन है, लेबर है, उन सब के लिए वीडियो उपयोगी सिद्ध होगा। कुल मिलाकर संविधान का और हमारे जो भी लेबर लॉज हैं प्रचलन में हैं, इन सब का उद्देश्य यही है कि वीकर सेक्शन को इसका लाभ मिले, जहां भी बेनिफिट आए। जैसे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बेनिफिट ऑफ डाउट ऑलवेज गोज टू द एक्यूज्ड होता है, इसी तरह बेनिफिट ऑफ डाउट इज गोज टू द वीकर सेक्शन। इस चीज को, धारणा को ध्यान में रखते हुए हमारे न्यायाधीशों को भी काम करना चाहिए, क्योंकि इनको सोशल लेजिस्लेशन में लेबर कोर्ट्स को, इंडस्ट्रियल कोर्ट को बनाया गया है। वीकर सेक्शन का अहित ना हो, उन्हें समय पर सारी सुविधाएं, व्यवस्थाएं जो कानून के तहत परमिसेबल अंडर दी लॉ है वो मिले। तो मैं समझता हूं मैं इस वीडियो में आपको संक्षिप्त भाषा में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑन लेबर लेजिस्लेशन के बारे में बताने में सफल रहा। मैं हृदय से आभारी हूं। लगभग 86,000 मेरे सब्सक्राइबर हो चुके हैं और लगभग 3400 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आपकी कोई समस्या हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं कमेंट के आधार पर भी जवाब भी देता हूं और कोशिश करता हूं कि आपका वीडियो इस चैनल पर मैं उपलब्ध कराऊं जिससे आपकी समस्याओं का निराकरण हो सके। एक और विशेष अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल अर्चना आरटीएफ के नाम से है, कृपया उसके वीडियो को भी देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो अर्चना आरटीएफ को भी सब्सक्राइब करें। हृदय से धन्यवाद देता हूं। जुड़ जाइए जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं। आपकी कुछ कानूनी ज्ञान को बढ़ाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। जो भी अल्प ज्ञान मेरे पास है उसके हिसाब से मैं रोजाना आपको छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से कुछ जानकारियां देता आ रहा हूं। हृदय से आभारी हूं और चैनल पर आपका धन्यवाद अर्पित करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।
इस चैनल और इस वीडियो पर यहीं तक। फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। नमस्कार।